एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसों पर टिकी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली की सच्ची घटना। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे दाहिनी ओर कई मध्यम दर्जे के होटल हैं, जिनमें दूर दराज से जामा मस्जिद देखने आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक है अल दानिश, जिसके मैनेजर सुहेल अहमद हैं। 19 नवंबर 2016 को वो होटल के रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी 11:30 बजे एक लड़का एक लड़की के साथ उनके पास आया। दोनों काफी खुश लग रहे थे। लड़के ने साथ आई लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वो जामा मस्जिद देखने आया है, उसे एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए। सुहेल ने लड़के का नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया। उसके बाद आईडी मांगी तो उसने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उनके सामने काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उसका नाम आजम और पता राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा था। इसके बाद सुहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिन्हास को बुलाकर आजम को कमरा नंबर 203 देखने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद अकेले ही वापस आकर आजम ने कहा कि कमरा उसे पसंद है। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सुहेल ने कमरा नंबर 203 उसके नाम से बुक कर दिया। कमरे का किराया 1200 रुपए जमा करके आजम वापस कमरे में चला गया। सुहेल ने रुपए और आधार कार्ड अपनी दराज में रख लिया। करीब 2 घंटे बाद आजम मैनेजर सुहेल के पास आया और अपना आधार कार्ड मांगते हुए कहा कि उसे उसकी फोटोकॉपी करानी है। सुहेल ने आधार कार्ड दे दिया तो वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मोहम्मद मिन्हाज किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया तो उसने वहां जो देखा सन्न रह गया। मिन्हाज भागकर नीचे आया और मैनेजर सुहेल अहमद के पास जाकर बोला, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी है। शायद उसके साथ जो आदमी आया था उसने उसे मार दिया है। यह सुनकर सुहेल परेशान हो उठा। उसने तुरंत होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फोन करके सारी बात बताई। दानिश होटल आने के बजाय सीधे थोड़ी दूर स्थित जामा मस्जिद पुलिस चौकी पर पहुंचा और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को सारी बात बता दी। चौकी इंचार्ज इनाम चौकी में मौजूद सिपाहियों को लेकर होटल जा पहुंचे। लाश का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हत्याकांड की सूचना थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को दे दी। सूचना मिलते ही अनिल बेरीवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से ही उन्होंने इस घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी थी। अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी सूचना पाकर होटल पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम तथा एफएसएल टीम भी पहुंच गई थी। लाश का सिर बाथरूम में टॉयलेट पॉट के ऊपर तथा पैर दरवाजे की तरफ थे। गर्दन पर चोट के निशान थे। लगता था हत्या गला दबाकर की गई थी। एफएसएल टीम ने अपना काम निपटा लिया तो अनिल बेरीवाल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल भिजवा दिया। होटल से लौटकर पुलिस टीम ने अपराध संख्या 135/2016 पर हत्या के इस मुकदमे को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी गई। धन सिंह सांगवान ने होटल के मैनेजर सुहेल अहमद को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने हत्या का शक मृतका के शौहर आजम पर जताया। आजम अपना आधार कार्ड भले ही साथ ले गया था, लेकिन उसमें दर्ज उसका पता मैनेजर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। आजम का पता धन सिंह को मिल ही गया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें एसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल किया। अगले दिन सुबह 8 बजे वो अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे तो पता चला कि आजम पहले वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहता था, लेकिन अब वो अपनी अम्मी समीना, अब्बा मोहम्मद सलीम के साथ राजीव कॉलोनी के मकान नंबर 1109/10 गंदा नाला के निकट रहता है। इसके बाद धन सिंह वहां पहुंचे तो वो घर में सोता हुआ मिल गया। उसे जगाया गया तो दिल्ली पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए।
पुलिस पहचान के लिए अल दानिश होटल के सर्विस बॉय मिन्हास को साथ लेकर आई थी। आजम को देखते ही उसने कहा, साहब, यही आदमी उस औरत के साथ होटल में आया था। मुजरिम के पकड़े जाने से धन सिंह सांगवान ने राहत की सांस ली। आजम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने मृतका का नाम शबनम बताया। वो कभी उसके पड़ोस में रहने वाले अलादिया की पत्नी थी, लेकिन इस समय वो दिल्ली में रहता था। धन सिंह ने आजम से अलादिया का फोन नंबर लेकर उसे फोन किया कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है, वो दिल्ली के थाना जामा मस्जिद पहुंच जाए। धन सिंह आजम को लेकर दिल्ली आ गए। वो थाने पहुंचे तो मृतका का शौहर अलादिया उनका इंतजार कर रहा था। उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया तो उसने मृतका की लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर दी। अगले दिन शबनम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। आजम को अगले दिन 30,000 कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आजम ने शबनम का मोबाइल, बिना सिम का, अपना मोबाइल और शमशान घर की छत पर फेंका गया शबनम का पर्स बरामद करा दिया। पूछताछ में उसने शबनम की हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। सोनिया उर्फ शबनम जिला शामली के गांव कुडाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। 2 बेटों पर इकलौती होने की वजह से सोनिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला, जिससे वो स्वच्छंद हो गई। लेकिन उसके कदम बहकते उसके पहले ही राम नरेश ने सन 2009 में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले करण के साथ कर दी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ सोनिया पर पड़ा तो वो परेशान रहने लगी। करण की आमदनी उतनी नहीं थी जितने उसके खर्चे थे। करण उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। सोनिया ने देखा कि करण उसके मन की मुरादें पूरी नहीं कर पा रहा है तो जल्द ही उसका मन उससे भर गया। करण और सोनिया के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर सोनिया अक्सर कुडाना आ जाती। उसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से हुई। वो गाजियाबाद का रहने वाला था। वो सोनिया की सुंदरता पर मर मिटा। उसे खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर सोनीपत पहुंचा और वहां कैप्टन नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया के साथ निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही नहीं, मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर लिया। सोनिया उर्फ शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता था और उसके सारे नाज नखरे उठाता था। चूंकि अलादिया बस कंडक्टर था, इसलिए वो सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर शबनम अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में आजम भी अकेला ही रहता था। उसके अम्मी अब्बू राजीव कॉलोनी में गंदा नाला के निकट रहते थे। वो शबनम का हम उम्र था। शबनम उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर वो उससे बातें करने की कोशिश करता था। वो एक कबाड़ी के यहां काम करता था, जहां से उसे 9,000 रुपये वेतन मिलता था। चूंकि आजम अकेला ही रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर खर्च करता था। लेकिन इधर शबनम पर दिल आया तो वो उसके लिए खाने पीने की चीजें ही नहीं, गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। चूंकि अलादिया दिन भर घर से बाहर रहता था, इसलिए आजम को शबनम से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस तरह की बातें कहाँ छिपी रहती हैं। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी अलादिया को हो गई। उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उससे उसके संबंध ऐसे नहीं हैं जिसे गलत कहा जा सके। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन काम पर गया नहीं। 3-4 घंटे इधर उधर समय गुजारकर वो दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्त व्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वो उसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए फिर कभी आजम से न मिलने की कसम खाई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर विश्वास हो गया है तो वो फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी।
आजम शबनम को फोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वहीं दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल द्वारा दोनों के बीच बातचीत होती ही रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती थी और जहां दोनों को मिलना होता था आजम वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती थी वो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, उसे नकद रुपए भी देता था। 19 नवंबर को शबनम ने फोन करके आजम को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतजार करती मिली। वहां से दोनों जामा मस्जिद के पास स्थित होटल अल दानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा ले लिया। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे। आजम ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपए नहीं हैं, तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आव देखा न ताव एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर जड़ दिया। शबनम के हाथ से थप्पड़ खाकर आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर आजम कूदकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही शबनम ने दम तोड़ दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया और उसे बाथरूम की फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल के मैनेजर सुहेल अहमद से अपना आधार कार्ड फोटोस्टेट कराने के बहाने लेकर वो फरार हो गया। बस अड्डे से उसने पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने शमशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से उसका सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। उसने सोचा था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से 30,000 कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। आज की हमारी दूसरी कहानी जो प्रदेश की है, 7 फेरों पर हावी मोहब्बत। विमला ने जिस प्रेमी को पाने के लिए पति का खून किया, क्या अब जेल जाने के बाद वो उसे मिल सकेगा? दुख की बात तो यह है कि अपने इस स्वार्थ में उसने मासूम बेटे को भी कातिल बना दिया। लंच में राजन लाल खाना खाने घर आया तो उसकी नजर पलंग पर रखी घड़ी पर पड़ी तो वो चौंका। उसने कहा, ये घड़ी तो सुमन की है, यहां कैसे आई है? विमला हड़बड़ा उठी। उसने झपटकर घड़ी उठाते हुए कहा, लगता है सोनी यहां रख गई है, तो इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? राजन लाल ने कहा और खाने बैठ गया। लेकिन लंच करके जब वो नौकरी पर वापस जाने लगा तो रास्ते में जब उसने इस बात पर गहराई से विचार किया तो उसे पत्नी की हड़बड़ाहट पर संदेह हो गया। राजन लाल उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के थाना शादाबाद के गांव बिसावर का रहने वाला था। इंटर पास करने के बाद वो पिता भगवान सिंह के साथ खेती करने लगा था, लेकिन जल्द ही उसका मन खेती के काम से ऊब गया तो वो कहीं बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोचने लगा। उसने पिता से बात की तो उन्होंने इजाजत दे दी। गांव के तमाम लड़के मथुरा, आगरा और दिल्ली में नौकरी करते थे। राजन लाल ने उन लड़कों से बात की तो मथुरा में रहने वाला उसका एक दोस्त अपने साथ लिवा ले गया। वहां उसने साड़ी की छपाई के कारखाने में उसकी नौकरी लगवा दी। राजन लाल की नौकरी लग गई तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। घर वालों ने उसके लिए राजस्थान के हिंडौन के रहने वाले मथुरा प्रसाद की बेटी विमला को पसंद कर लिया। उसे भी लड़की दिखाई गई, उसे भी लड़की पसंद आ गई तो दोनों का ब्याह हो गया। विमला के रूप में भगवान सिंह के घर खुशियों ने कदम रख दिया। विमला के पायलों की रुंझुन से उसका आंगन गुलजार हो गया। राजन लाल को जब भी मौका मिलता घर आ जाता, क्योंकि मथुरा और बिसावर के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। समय के साथ राजन लाल 3 बेटों का बाप बन गया। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात आई तो राजन लाल ने पत्नी और बच्चों को मथुरा में साथ रखने का विचार किया। उसने परिवार के साथ रहने लायक किराए का मकान लिया और पत्नी तथा बेटों को ले आया। घर में सब ठीक ठाक था। विमला एक अच्छी पत्नी की तरह घर संभाल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे।
उसी बीच राजनलाल के पिता की मौत हो गई और घर में जमीन का बंटवारा हो गया। तो राजनलाल ने बड़े बेटे विकास को गांव भेज दिया, जिससे वो उसके हिस्से की खेती करा सके। विकास दादी के साथ रहकर अपने हिस्से की खेती कराने लगा। राजनलाल पुष्प विहार कॉलोनी में किराए पर रहता था। इसी मकान में 2 किराएदार और रहते थे। उनमें एक उसके साढ़ू की बेटी पूजा थी और दूसरा था ऋषिपाल, जो अलीगढ़ का रहने वाला था और यहाँ वो भी किसी साड़ी की छपाई के कारखाने में नौकरी करता था। उसकी पत्नी सोनी और 2 बच्चे भी साथ ही रहते थे। पूजा विधवा थी। उसके 3 बच्चे थे, जिनके पालन पोषण के लिए वो यहाँ मथुरा में रहती थी। वो सूरी सुपारी की फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी। पूजा भले ही विमला की सगी बहन की बेटी थी, लेकिन उसकी पूजा की अपेक्षा पड़ोसन किराएदार सोनी से ज्यादा पटती थी। इसकी वजह यह थी कि एक तो दोनों घरेलू महिलाएं थीं, दूसरे विमला पूजा से कुछ जलती थी। इसके अलावा पूजा सुबह चली जाती थी तो शाम को ही लौटती थी। आने पर वो घर के कामों और बच्चों की देखभाल में लग जाती थी। उसके पास किसी से मिलने जुलने का समय ही नहीं रहता था। सोनी का भाई सुमन भी उसके साथ रहता था। वो फिरोजाबाद के थाना टुंडला के गांव मुरेला का रहने वाला था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो काफी खुशमिजाज था। बहन की वजह से उसकी भी जान पहचान विमला से हो गई थी। वो कुछ करता धरता नहीं था, इसलिए विमला से घंटों बातें करता रहता था। कभी कभी विमला के साथ खरीदारी करने भी चला जाता था। विमला की बातचीत से सुमन को लगा कि विमला पति से खुश नहीं है। राजनलाल शाम को नौकरी से लौटकर आता तो पत्नी और बच्चों से चिढ़ा सा रहता। दरअसल उसे बगल में एक घाव हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। इस शारीरिक तकलीफ की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। इसी वजह से पति पत्नी के बीच कहासुनी होती रहती थी, जिससे उनकी आपस में दूरी बढ़ती जा रही थी। राजनलाल अक्सर पूजा से हालचाल पूछने उसके कमरे में चला जाता था। वहां वो घंटों बैठा रहता। उसके बच्चों को खिलाता पिलाता भी था। पूजा विमला की सगी बहन कृष्णा की बेटी थी। पति की मौत के बाद वो मथुरा में नौकरी करके किसी तरह बच्चों को पाल रही थी। राजनलाल का पूजा के यहाँ इस तरह उठना बैठना विमला को जरा भी नहीं सुहाता था। उसे लगता था कि राजनलाल पूजा की रुपयों पैसों से मदद करता है। इससे उसे पति पर संदेह होने लगा। इन बातों को लेकर घर में अक्सर क्लेश होता रहता। घर में रोज रोज के क्लेश से तंग आकर राजनलाल शराब पीने लगा। पति पत्नी के इस क्लेश के बारे में जानकर सुमन को लगा कि अगर वो चाहे तो इस मौके का फायदा उठा सकता है। इसके बाद उसने कोशिश भी शुरू कर दी। एक दिन उसने विमला से कहा, भाभी, आप खूबसूरत भी हैं और घर का इतना काम भी करती हैं। इसके बावजूद भाई साहब ना आपकी इज्जत करते हैं और ना आपसे खुश रहते हैं। विमला ने सुमन की आंखों में झांककर हंसते हुए कहा, इसी खूबसूरती की वजह से तो तुम्हारे भाई साहब ने मुझे पसंद किया था, लेकिन लगता है अब उनका मन मुझसे भर गया है। लेकिन है तो आप अभी भी उतनी ही सुंदर। कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। उन्हीं में एक मैं भी हूं। मेरा तो मन करता है कि मैं बैठा सिर्फ आपको ही देखता रहूं। सुमन ने विमला के चेहरे को एक टक ताकते हुए कहा, देखने का मन होता है तो देखो ना, कौन मना करता है। विमला ने शरारती लहजे में कहा, भाभी, देखने से मन खराब होता है, फिर और किसी चीज का मन होने लगा तो? अच्छा। विमला ने मुस्कुराकर उसके गाल में चिकोटी काटते हुए कहा, लगता है जवानी उबाल मार रही है। चलो अब मुझे खाना बनाना है। सुमन उठकर अपनी बहन के कमरे में चला आया, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि अगर उसने विमला पर हाथ डाला तो वो मना नहीं करेगी। उसके स्पर्श ने उसे उत्तेजित कर दिया था। दूसरी ओर उसकी बातों ने विमला के मन में भी हलचल मचा दी थी। सुमन विमला से एकांत में मिलने का मौका तलाश रहा था कि उसी बीच उसकी नौकरी लग गई। इसके बाद उसके बहनोई ऋषिपाल ने उसे अलग कमरा दिला दिया, लेकिन विमला की वजह से वो बहन के कमरे में अड्डा जमाए रहता और जब देखो तब विमला के कमरे में घुसा रहता। सुमन का जब विमला के कमरे में कुछ ज्यादा ही आना जाना हो गया तो एक दिन राजनलाल ने विमला को टोका, सोनी से कहो कि वो अपने भाई को संभाले, वरना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? क्या किया है उसने? विमला ने हैरानी से पूछा। देखो विमला, वो लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं, फिर उससे हमारा लेना देना ही क्या है? जब देखो तब वो हमारे कमरे में पड़ा रहता है। बस इतनी सी बात को लेकर इतना गुस्सा? ठीक है, मैं मना कर दूंगी। विमला ने पति को शांत किया। विमला ने पति से कह तो दिया कि वो सुमन को कमरे में आने से मना कर देगी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। वो खुद ही चाहती थी कि सुमन उसके आगे पीछे घूमता रहे। संयोग से उसी दिन सुमन दोपहर को बहन के घर आया तो वो बाजार गई थी। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए घर पर विमला अकेली थी। सुमन के लिए ये अच्छा मौका था। वो विमला के कमरे में पहुंचा तो विमला ने उसे बैठाकर कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं। सुमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
भाभी, मैं चाय पीने नहीं, दिल में लगी आग बुझाने आया हूं। विमला का दिल धड़क उठा। मन में तो उसके भी लड्डू फूट रहे थे, जबकि वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव आए उसे देखकर सुमन ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। बाहर के दरवाजे में वो कुंडी लगा ही आया था, इसलिए उसे किसी तरह का डर नहीं था। इसके बाद तो उस दिन उसने विमला के कपोलों पर ही नहीं, पूरे जिस्म पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। उस दिन सुमन ने विमला को अनैतिकता के जिस दलदल में डाल दिया, दिनों दिन वो उसमें धंसती चली गई। जिस्म की भूख ने उसे अनैतिकता की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। सुमन से संबंध बनने के बाद राजन लाल से उसे वितृष्णा होती गई। कभी राजन लाल उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो उसे झटक देती। राजन लाल की समझ में नहीं आ रहा था कि विमला को हो क्या गया है। विमला का बेटा आकाश 13 साल का हो गया था। वो सुमन और माँ के संबंधों को समझ रहा था। सुमन को उससे डर भी लगता था, इसलिए उसे खुश रखने के लिए वो उसे पैसे तो देता ही था, उसकी अन्य ज़रूरतें भी पूरी करता था। इससे आकाश को लगने लगा कि राजन लाल बाप होकर भी उसकी जो ज़रूरतें नहीं पूरी करता, सुमन उसका कोई नहीं है, फिर भी उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। इसलिए उसे भी पिता से नफरत हो गई। माँ तो उसे झिड़क ही रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि आकाश भी बाप को हर बात में जवाब देने लगा। इस पर नाराज होकर राजन लाल उसकी पिटाई कर देता, जिससे बाप बेटे के बीच खाई चौड़ी होती गई, जो सुमन के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। सुमन विमला के साथ खुलकर मजे ले रहा था। सोनी को सब पता था, लेकिन पति के डर की वजह से वो चुप थी, क्योंकि बात खुल जाती तो साले बहनोई में खटक जाती। विमला भले ही पति की चोरी से सुमन के साथ मजे ले रही थी, लेकिन एक दिन राजन लाल को सच्चाई का पता चल ही गया। उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। सुमन तो भाग गया था, लेकिन राजन लाल ने विमला की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद उसने विमला को धमकाते हुए कहा, अब अगर सुमन कमरे में दिखाई दे गया तो उसका खून कर दूंगा। शाम को राजन लाल ने ये बात ऋषिपाल को बताई, तो उसने राजन लाल को आश्वासन दिया कि वो सुमन को समझाएगा। लेकिन इसके बाद भी विमला और सुमन का मिलना बंद नहीं हुआ। विमला अब राजन लाल के साथ रहना नहीं चाहती थी। दोनों की जाति अलग थी, लेकिन ऐसे संबंधों में जाति की चिंता कौन करता है। सुमन ने उसे विश्वास भी दिला रखा था कि कुछ भी हो वो उसे अपनी बनाकर रहेगा। विमला किसी भी तरह राजन लाल से छुटकारा पाना चाहती थी। पिता पुत्र के बीच भी उसने दरार पैदा कर दी थी। 25 मई 2015 को किसी बात पर विमला और राजन लाल में झगड़ा हुआ, तो राजन लाल ने उसकी पिटाई कर दी। एक तो राजन लाल की वजह से विमला प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी, दूसरी ओर जब देखो तब वो उसकी पिटाई कर देता था। इन बातों से तंग आकर उसने पति नाम के इस कांटे को निकालने का इरादा बना लिया। राजन लाल की ड्यूटी पर जाने के बाद उसने सुमन को फोन किया। सुमन मिलने आया तो उसने कहा, अब मैं राजन लाल की मार सहन नहीं कर सकती, चलो कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में तुम्हारी इतनी जमीन है, अगर हम भाग जाएंगे तो हमारे हाथ क्या लगेगा? ऊपर से पुलिस मेरी बहन और बहनोई को परेशान करेगी। फिर मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं तुम्हें भगा ले चलूं? मेरा मन तो कहता है कि मैं राजन लाल को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद तुम ही नहीं, उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा। विमला को भी लगता था कि राजन लाल के न रहने पर वो सुकून से रह सकेगी, इसलिए उसने सुमन के साथ मिलकर राजन लाल को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। विमला ये काम जल्दी से जल्दी कर डालना चाहती थी। उस समय राजन लाल की रात की ड्यूटी चल रही थी, इसलिए उसने उसे दिन में ही मार देने का मन बना लिया। 28 मई 2015 को खाना खाने के बाद राजन लाल सो गया। सोनी अपने बच्चों के साथ कहीं गई हुई थी। ऋषिपाल और पूजा अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। घर में विमला और उसके दोनों बेटे थे। मोहित को सुमन के कमरे पर भेजकर विमला ने सुमन को फोन किया। राजन लाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी उसकी जान भी ले सकती है। राजन लाल आराम से सो रहा था कि रात को ड्यूटी पर जाना है। सुमन के आते ही विमला ने उसे गंडासा थमा दिया। इसके बाद एक ही झटकी में उसने राजन लाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। आकाश ने अपनी आंखों से अपने बाप का कत्ल होते देखा। राजन लाल मर गया। उसके खून के छींटों से दीवारें रंग गईं। अब सवाल ये उठा कि लाश का क्या किया जाए। तय हुआ कि लाश के टुकड़े करके बोरे में डालकर इसी समय कहीं बाहर फेंक दिया जाए। उस समय दिन के 2:30 बज रहे थे। सुमन ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे लाश के टुकड़ों को बोरे में भर पाते किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा नहीं खुला तो वो बाहरी दरवाजे की कुंडी हाथ डालकर खोलकर अंदर आ गया। वो कोई और नहीं, सुमन का बहनोई ऋषिपाल था। अब तक खून बहकर दरवाजे से बाहर आ गया था। उसने राजन लाल के दरवाजे पर खून देखा तो डर गया। खटखटाने पर भी विमला ने दरवाजा नहीं खोला तो ऋषिपाल को मामला गड़बड़ लगा। उसने बाहर आकर शोर मचा दिया। सारे पड़ोसी इकट्ठा होते उसके पहले ही विमला प्रेमी सुमन और बेटे आकाश के साथ पीछे के दरवाजे से निकल गई। ऋषिपाल ने थाना गोविंदन नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी हरीश वर्धन, एसएसआई सलीम अहमद, एसआई विनोद कुमार, एसआई विजय सिंह और कुछ सिपाहियों के साथ पुष्प विहार कॉलोनी पहुंच गए,
थाना पुलिस ने घटनास्थल पर जो देखा उसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। इसके बाद एसपी सिटी शैलेश कुमार पांडे, सीओ सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी भी घटनास्थल पर आ गए। कमरा खोला गया तो राजन लाल के शरीर का हर अंग कटा हुआ बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस लाश और घटनास्थल का निरीक्षण कर रही थी कि सूचना पाकर राजन लाल का भाई मुकेश आ गया। भाई की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। शायद लाश के टुकड़ों को बोरी में भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन बोरी छोटी थी इसलिए कोशिश सफल नहीं हुई। राजन लाल के शरीर के टुकड़ों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद मुकेश की ओर से थाना गोविंदन नगर में विमला, उसके बेटे आकाश और प्रेमी सुमन के खिलाफ राजन लाल की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। तीनों मथुरा से भाग पाते उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में विमला ने सहज ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपना ये अपराध स्वीकार करते समय उसके चेहरे पर ना जरा सी शिकन थी और न पति के कत्ल करने का जरा भी पछतावा। उसका कहना था कि वो सुमन से प्यार करती थी, इसलिए प्यार में आड़े आ रहे पति को उसने मार दिया। सुमन ने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि राजन लाल की हत्या उसने विमला के साथ मिलकर की थी। आकाश ने बताया कि पिता उसे बहुत मारते थे और उनका अपनी एक विधवा रिश्तेदार औरत से संबंध था, जिसे उसने कई बार अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे पिता से नफरत हो गई थी। पिता के मरने का उसे कोई अफसोस नहीं है। पूछताछ के बाद विमला और उसके प्रेमी सुमन को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया, जबकि आकाश को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आखिर विमला ने जिस प्रेमी को पाने के लिए पति को मार दिया, अब जेल जाने के बाद क्या वो मिलेगा? शायद अब दोनों की सारी उम्र जेल में ही कटेगी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।